बहुत छोटे में एक बात सुनी थी, कोई हमारे आसपास रहने वाले थे, उनकी डेथ हो गई। तो जानने में आया क्यों डेथ हो गई जी। इनको जो है 14 साल पहले कुत्ते ने काटा था, इनको रेबीज हो गया और रेबीज जानलेवा बीमारी है और उससे इसकी डेथ हो गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है एक कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रेबीज की। आजकल अक्सर हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि किसी को कुत्ते ने आज काटा था, आज से 7 साल पहले, आज से 14 साल पहले तक उसकी आज रेबीज से मौत हो गई। और दोस्तों, रेबीज एक 100% जानलेवा बीमारी है। बताया जाता है कि दुनिया में केवल 7 लोग ऐसे भाग्यशाली रहे हैं जिनको समय पे सही ट्रीटमेंट मिला, उनके इम्यून सिस्टम ने काम किया, वो बच पाए। अदरवाइज कोई भी दुनिया में रेबीज एक बार होने पर बच नहीं पाया है। इसको 100% मॉर्टेलिटी रेट की तरह की बीमारी जानी जाती है। आज हम इस वीडियो में कुछ रीसेंट घटनाएं जो रेबीज की हुई हैं, क्यों हम ये वीडियो बना रहे हैं, कुत्तों का मानव सभ्यता से कैसे संबंध बना, कैसे कुत्ते मानव सभ्यता के इतने नज़दीक आए, रेबीज कैसे फैलता है, रेबीज के लक्षण क्या होते हैं और रेबीज के बचाव के लिए वैक्सीनेशन के क्या क्या तरीके हैं। दुनिया में इस पर हुई कुछ केस स्टडी की बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे क्या कंसर्न दिया और क्या उन्होंने टारगेट रखे हैं। विभिन्न देशों ने इससे बचने के लिए क्या अपने वहाँ एक्टिविटी करी है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, साथ में जानकारी भरा ये वीडियो रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से कोई भी हमारे इस तरह के वीडियो आते हैं जानकारी वाले, वो आप तक पहुँच जाएंगे और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं अभी केरल में 2 बच्चों की मौत हुई है कुत्ते के काटने से, जबकि वैक्सीनेशन भी हुआ था। एक 59 ईयर्स ओल्ड की ब्रिटिश वुमेन, जिसको केवल उसके पपी ने स्क्रैच किया था, उसकी डेथ हो गई। एक 14 साल का बच्चा गाजियाबाद में, जिसको कुत्ते ने काटा था, उसने फैमिली वालों को नहीं बताया, उसकी रेबीज से डेथ हो गई। केवल रुड़की शहर की खबर ये बताती है कि 7 जुलाई को 64 लोग कुत्ते काटने वाले पहुंचे थे, जिसमें से 22 लोग बच्चे थे। और दोस्तों, ये वीडियो तो आपने ज़रूर देखा हो। हाल ही में नेशनल लेवल का एक कबड्डी प्लेयर था जिसकी डेथ हो गई रेबीज की वजह से। रेबीज एक गंभीर और लगभग जानलेवा बीमारी है और ये वायरस से फैलती है। और इसका वायरस आता है जिन जानवरों में पहले से रेबीज है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि, इनसे ये रेबीज के जो वायरस हैं वो इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर हम बात करें, ये उन जानवरों के लार के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें अटैक करते हैं। शुरुआती तौर पर बुखार आना, सिर में दर्द होना और जहाँ पे काटा हुआ वहाँ पे सनसनाहट महसूस होना। और जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ने लगता है तो मरीज को पानी से डर, उसको भ्रम होने लगता है, उसको बेचैनी होने लगती है, मांसपेशियों में ऐंठन आती है और कभी कभी आंशिक लकवे के भी शिकार बन जाते हैं। मृत्यु दर लगभग 100%। अगर हम एक तुलना करें तो रेबीज एक ऐसी वायरस है जिसकी अगर वो संक्रमित हो गया है तो 100% उसकी डेथ निश्चित है। इबोला वायरस में 25 से 90%, HIV एड्स में 80 से 90%, कोविड में लगभग 3 से 4%, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB से 5 से 15%, प्लेग से 30 से 60%, लगभग ये मॉर्टेलिटी रेट रहता है। रेबीज की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है रेबीज कुत्तों के द्वारा फैलना, क्योंकि कुत्ते हमारे पारिवारिक या समाज का एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम बात करें ये कुत्ते हमारी सभ्यता यानी कि डोमेस्टिफिकेशन कुत्तों का कब से शुरू हुआ, वैज्ञानिक प्रमाण ये कहते हैं सबसे पहले भेड़ियों का जो है डोमेस्टिफिकेशन हुआ और ये घटना 14,000 से 23,000 ईस्वी पूर्व पहले की बताई जाती है, यानी कि आज से लगभग 25,000 साल से पहले। शुरुआती तौर पर मानव जो है शिकारी जीवन जिया करते थे, शिकार करके लाते थे और अपना भोजन करते थे। उस समय कुछ भेड़िए जंगल से मानव बस्तियों के पास अपने कुछ भोजन की तलाश में आते रहते थे। उस तरह से उनकी मानव से हल्की हल्की निकटता बनने लगी और कुत्तों को भेड़ियों का ही एक डोमेस्टिफिकेशन का रूप माना जाता है। यानी अगर इनकी वंशज देखी जाएं तो कुत्तों के वंशज भेड़िए ही हैं और सभ्यताओं के साथ साथ कुत्तों का डोमेस्टिफिकेशन का भी विकास हुआ है। कुत्तों का उपयोग शिकार खेलने, पशुपालन और सुरक्षा के रूप में शुरू में मानव सभ्यता द्वारा किया जाता था। इसके विभिन्न प्रमाण जो हैं, जो चित्र आकृतियां मिली हैं पुरानी, उन सब में कुत्तों का भी चित्र मिला है। 12,000 साल पहले इजराइल के एन मलाह में मानव और उसके पालतू कुत्ते की कब्र एक साथ देखी गई है। बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध ग्रंथों में भी कुत्तों का जो है जिक्र किया गया है, जहाँ इनको यमराज के साथ जोड़ा गया है।
हिंदू संस्कृति में महाभारत में वो प्रकरण सुना होगा जहाँ पर युधिष्ठिर ने अपने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन भी माना जाता है। दोस्तों, अब ये बात करते हैं रेबीज हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है। मेनली मुख्य तौर पर तो देखा जाए कुत्ते के काटने से। आमतौर पर ये माना जाता है जो 15 से 30 दिन का बहुत छोटा पपी होता है उसके काटने से नहीं होता, लेकिन जैसे पपी बड़ा हो जाता है तो उसके काटने से होता है। उसके नाखून की खरोंच जो होती है उससे भी होता है, क्योंकि वो अपनी जीभ से अपने पैरों को चाटता रहता है, उसके थ्रू वो जो वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस रेबीज की कुछ स्टेज होती हैं। सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन होता है, यानी इसका पनपना होता है। कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक ये हो सकती है और इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। बेसिकली ये जो वायरस होता है वो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है मूव करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है प्रोड्रोमल, जो कि 2 से 10 दिनों तक की होती है। इसमें बेसिकली फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं और साथ में जहाँ पे कुत्ते ने काटा है या खरोंच लगाई है वहाँ पर खुजली महसूस होती है। एक स्थिति होती है एक्यूट न्यूरोलॉजिक, जो कि 2 से 7 दिनों के अंदर पनपती है। इसमें एजिटेशन, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना, सीजर यानी कि शरीर अंग जाम हो जाना या पैरालिसिस। अगली स्टेज दोस्तों आती है कोमा की, जो कि 5 से 14 दिनों के अंदर दिखाई देती है। इसमें कोमा या ऑटोमेटिक डिसफंक्शन हो जाता है, यानी बॉडी काम करना बंद कर देती है। डेथ होने का ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, वो 2 दिन से लेकर के 6 महीने तक भी हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बहुत गंभीर दुष्परिणाम निकलते हैं। देखते हैं जो रेबीज होता है ह्यूमन बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले बॉडी में शरीर में एंट्री करता है और उसके बाद रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन का मतलब 1 से ज़्यादा वायरस, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह के अपने वायरसों की संख्या बढ़ाता है। कुत्ते के काटने या चाटने से उसके सलाइवा जो हमारे खून में किसी तरह प्रवेश कर जाते हैं और वो वायरस जो है जो मसल सेल्स होते हैं वहीं पर रेप्लिकेट होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है नर्व इन्वेजन, यानी कि ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वहाँ पहुँचते हैं। कैसे? जिस जगह से शुरू होते हैं उसके सबसे पास की जो भी वेन्स या नस जा रही है, तंत्रिका तंत्र है, वहाँ पर वो घुस जाते हैं और वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। खास कर से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचते हैं और इसका ज़्यादा इफेक्ट भी जो होता है, अल्टीमेट इफेक्ट भी ब्रेन पे ही होता है। इसमें वो जो वायरस होता है ब्रेन को ख़त्म करना शुरू कर देता है और इसीलिए आदमी तड़प तड़प के मरता है। और जैसे ही ये CNS में पहुंच जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ पर इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, क्योंकि आपको पता है बॉडी में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो कुछ है वो है न्यूरॉन्स। यहाँ पर एजिटेशन, कन्फ्यूजन होने लग जाना, याददाश्त में फ़र्क पड़ने लगना, हाइड्रोफोबिया होने लग जाना और पैरालिसिस होने के लक्षण दिखाई देते हैं। और जैसे ही ये ब्रेन को अफेक्ट करता है तो ब्रेन से ये पूरे बॉडी में इसके वायरस पहुंच जाते हैं। उसके अलावा जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और अन्य सभी अंगों में इसका प्रभाव पहुंच जाता है। जिस समय ये ट्रेवल कर रहा होता है इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। भारत में हालांकि इनसे होने वाली मौतों में 75% तक की कमी आई है, लेकिन फिर भी 5700 व्यक्ति लगभग हर साल भारत में रेबीज से इनकी डेथ हो जाती है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत जो है रेबीज मुक्त हो जाएगा। इसके लिए जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन का कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें एक विचित्र केस आता है सन 2004 में, जहां पर एक 15 वर्ष की लड़की है जो कि विस्कॉन्सिन सिटी में एक चर्च के दौरान किसी चमगादड़ द्वारा उसको काट लिया जाता है। शुरू में उसने कोई भी मेडिकल एड नहीं ली, लेकिन जब उसे कंपन होने लगे, थकान होने लगी, तब वो डॉक्टरों के पास गई। वहाँ से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था तो डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं, जब किसी चीज़ का इलाज नहीं होता तो अपने अपने हिसाब से कुछ प्रयोगात्मक उपचार भी करते हैं, तो वही इस पर भी किया गया। इस इलाज के प्रोटोकॉल में कीटामाइन और मीडाजोलम ऐसी दवाइयाँ शामिल की जाती हैं जिससे व्यक्ति में कोमा की स्थिति आ जाए। क्योंकि आपको पता है जब इंसान कोमा की स्थिति में होता है तो ब्रेन का फंक्शन सबसे कम होता है। इसी के साथ रिबाविरिन और अमेंटाडाइन एंटीवायरल दवाई भी उसको दी जाती हैं और वायरस बनने की प्रक्रिया को मस्तिष्क को कोमा में लाके कम किया जाता है और उसको इम्यून सिस्टम उन वायरस से लड़ने के लिए अपने आप में कुछ एंटीबॉडीज़ बना पाए। उसको 7 दिनों तक लगभग कोमा में रखा जाता है, लेकिन वो जो इलाज होता है वो सफल होता है और 31 दिन बाद उसको रेबीज मुक्त कर दिया गया। तो इस तरह कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे केवल दुनिया में 7 लोग ऐसे हैं रेबीज होने के बाद जो आज भी जिंदा बच गए। दोस्तों, अगर सामान्य बात करें रेबीज से क्या बचाव किए जा सकते हैं? जो अजनबी कुत्ते हैं जिनका व्यवहार आप नहीं जानते हैं, जंगली हैं, आवारा हैं, उन कुत्तों से दूर रहें। अगर आपने कुत्ता पाला हुआ तो टीकाकरण जरूर कराएं।
जंगली जानवरों को घर में ना पालें, आसपास साफ सफाई रखेंगे तो जंगली जानवर ऑटोमेटिकली आपके घर के पास नहीं आएंगे। समुदाय में जागरूकता फैलाएं। अगर रेबीज यानी कुत्ते ने काट लिया ऐसा कोई शक है तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसका PEP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और रेबीज वैक्सीन की जो पूरी खुराक है उसको भी समय पर लें और ये 100% इफेक्टिव भी है। रेबीज से जुड़ी जो गलत धारणाएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनसे दूर रहें और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बातों पर विश्वास करें। आर्मेनिया एक ऐसा देश है, इसने एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है इससे बचने के लिए, जिसमें कुत्ते के कानों पर एक रंगीन टैग लगाया जाता है। ग्रीन टैग उस कुत्ते पर होता है जो दोस्ताना स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं। अगर ऑरेंज टैग है तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और अगर रेड टैग है तो इसका मतलब वो कुत्ता बहुत ही खतरनाक और आक्रामक है, तो उससे बहुत ही बच के रहना चाहिए। भारत ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं? 2030 तक भारत जो है रेबीज से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। एक NRCP नाम का नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम नाम का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें रेबीज की निगरानी, जागरूकता अभियान और इलाज की व्यवस्था शामिल है। इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी बनाई गई है। 2030 तक रेबीज खत्म करना, 2035 तक कुत्ते के काटने की घटना को 50% पे ले आना और रेबीज के टीकाकरण का जो है 75% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अनुसार जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनका टीकाकरण करना, नसबंदी कराना। हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका या महापालिका या ग्राम पंचायत, वो आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण रखे और उसके प्रबंधन का भी दायित्व अपने हाथों में ले। सरकार द्वारा 16x7 यानी 16 घंटे 7 दिन रेबीज की एक हेल्पलाइन जारी की गई है। 15,400 इसका नंबर है। तो दोस्तों, आज ये रेबीज के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक हमने वीडियो बनाया है, और इससे बचाव का यही कि अगर आपको ज़रा सा भी शक हो तो समय पर रेबीज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कराएं, डॉक्टर के अनुसार कराएं। रेबीज जो है कारगर होती है और आप अपनी आने वाली इस तरह की किसी भी परेशानी से बच सकते। दोस्तों, एक सुझाव मैं और देना चाहूँगा, कभी भी कुत्ता, बिल्ली या बंदर आपको काटते हैं तो कोशिश करिए कि आपके ऊपरी हिस्से पे ना काटें, और कोशिश करिए कि आप गिरे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप गिरते हैं तो गिरने के बाद आप उतना संभल नहीं पाते हैं और वो फिर कहीं पे भी काट सकता है। खासकर से बिल्ली या बंदर है तो आपकी ताकत उनसे ज़्यादा होती है, तो आप उनको नीचे दबोच के रख लीजिए, ये बेहतर रहेगा। और अगर कुत्ता है तो गिरिएगा नहीं, क्योंकि अगर वो नीचे कितना ही काट ले, पीट ले, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जैसे ही आपके गले या गले से ऊपर वो काटता है तो उसको बोलते हैं 3rd डिग्री बाइट, और उसका इफ़ेक्ट एकदम से दिमाग पे बहुत जल्दी जाता है। तो इस सुझाव को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर कभी आपके साथ ही दुर्घटना होती है तो। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही किसी सब्जेक्ट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, लगभग सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।